चैप्टर 2 बैंकिंग का पार्ट 2। उर्जित पटेल समिति। उद्देश्य मौद्रिक नीति में सुधार। इस समिति के उद्देश्य थे मौद्रिक नीति में सुधार करना। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होना चाहिए। मुद्रास्फीति की लक्षित सीमा 4% ±2% होनी चाहिए। मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का प्रयोग किया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का प्रयोग किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 60 दिन में की जानी चाहिए। मौद्रिक नीति समिति की जवाबदेहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मौद्रिक नीति समिति उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद 2016 में RBI एक्ट में संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, RBI के 3 और गवर्नमेंट के 3। गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, कार्यकारी निदेशक पदेन सदस्य। सरकार के सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है। इसके अध्यक्ष RBI गवर्नर, कार्यकाल 4 वर्ष। बाहरी सदस्य का निर्णय मतदान और बहुमत से होता है। यदि पक्ष और विपक्ष को बराबर मत मिलते हैं तब RBI के गवर्नर के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि RBI गवर्नर एक अतिरिक्त मत डालेगा। RBI गवर्नर के पास वीटो शक्ति नहीं होती है। यदि मौद्रिक नीति समिति लगातार 9 महीने तक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तब उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें मुद्रास्फीति के कारणों, समिति के प्रयासों तथा असफलता की समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है। बैंकिंग से जुड़ी अवधारणाएं। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL। प्राथमिक क्षेत्र ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देना अनिवार्य है। प्राथमिकता क्षेत्र के घटक कृषि को 18%, लघु व सीमांत किसान 10% होने चाहिए। कृषि को 18%, लघु व सीमांत किसान 10% होने चाहिए। दुर्बल वर्ग SC ST महिला अल्पसंख्यक को 12% और सूक्ष्म उद्योग को 7.5% और अन्य क्षेत्र लघु उद्योग, निर्यातक, वहनीय, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप, स्वच्छता को 2.5%। कृषि को 18%, दुर्बल वर्ग को 12%, सूक्ष्म उद्योग को 7.5% और अन्य क्षेत्र को 2.5%, ऐसे 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए PSL। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए PSL का लक्ष्य 75% है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए PSL लक्ष्य घटाकर 75% से घटाकर 60% कर दिया है। विदेशी बैंकों के लिए PSL का लक्ष्य 40% है, परंतु उपलब्ध निर्धारित नहीं किए गए हैं। यदि कोई बैंक PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। शेष राशि के PSL प्रमाण पत्र खरीदे जा सकते हैं। शेष राशि कुछ निधियों में जमा करवाई जा सकती है। निधियां और प्रबंधित निधियां फंड। नंबर 1 ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1995। और दूसरा शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तीसरी लघु उद्यम विकास निधि SEDF, स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। और प्रबंधित निधि में है राष्ट्रीय नंबर 1 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक और भारतीय लघु उद्योग बैंक SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। प्रबंधित में और निधियां में
ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, शहरी अवसंरचना विकास निधि, लघु उद्यम विकास निधि आते हैं। पीएसएल प्रमाण पत्र, यदि कोई बैंक लक्ष्य से अधिक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को देता है तब वह पीएसएल प्रमाण पत्र जारी कर सकता है तथा जो बैंक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है वो इस प्रमाण पत्र को खरीद सकता है। पूंजी पर्याप्तता CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता CAR, बैंकों को अपनी जोखिम युक्त परिसंपत्तियां अर्थात ऋण का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में रखना होता है। बैंकों को अपनी जोखिम युक्त परिसंपत्तियां अर्थात ऋण का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में रखना होता है। CAR कैपिटल बटा रिस्क वेट एसेट्स, CCR व SLR के अलावा सभी प्रकार के ऋण, CCR व SLR के अलावा सभी प्रकार के ऋण। इस अवधारणा को बेसल मानकों के आधार पर अपनाया गया है। ये मानक बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेटमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स BIS स्थापना 1930 में हुई। मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में बेसल है। 1930 में स्थापना BIS की। यह केंद्रीय बैंकों की एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करवाना तथा बैंकिंग में अनुसंधान करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जारी करता है जिनको बेसल मानक कहा जाता है। अब तक 3 बार बेसल मानक जारी किए जा चुके हैं। बेसल फर्स्ट 1988 में, बेसल सेकंड 2004 में और बेसल थर्ड 2010 में। बेसल फर्स्ट 1988 में जारी किए गए और बेसल सेकंड 2004 में, बेसल थर्ड 2010 में। वर्तमान में बेसल थर्ड लागू है। RBI 1996 में इसका सदस्य बना। बेसल मानक बाध्यकारी नहीं है, परंतु यदि केंद्रीय बैंक चाहे तो इन्हें बाध्यकारी बनाया जा सकता है। बेसल थर्ड के अनुसार CAR 8% होना चाहिए। भारत में RBI के द्वारा निम्नलिखित CAR निर्धारित किए गए हैं। निजी क्षेत्र बैंक हेतु 9% CAR निर्धारित किए गए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक हेतु 12% CAR निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों को 2020 तक लागू कर दिया जाना चाहिए था, परंतु कोविड महामारी के कारण इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया। कॉल मनी मार्केट, याचना बाजार, दिन प्रतिदिन के लेन देन में कुछ बैंकों के पास धन का आधिक्य होता है व कुछ बैंकों के पास धन की कमी होती है। ऐसी परिस्थिति में बैंकों के बीच अल्पकाल के लिए लेन देन किए जाते हैं। लेन देन की सभी शर्तें फोन कॉल पर निर्धारित की जाती हैं, अतः इसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। ब्याज दर कॉल पर। धन मनी अवधि ड्यूरेशन, कॉल मनी 1 दिन के लिए, फॉर 1 डे, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए और टर्म मनी 15 से 364 दिन के लिए। 15 दिन से 364 दिन के लिए टर्म मनी, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए और कॉल मनी 1 दिन के लिए। इस दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। संदर्भ दर, रेफरेंस रेट, RBI मौद्रिक नीति जारी करते समय कॉल रेट को ध्यान में रखती है, अतः इसे संदर्भ दर भी कहा जाता है। संदर्भ दर, रेफरेंस रेट, RBI मौद्रिक नीति जारी करते समय कॉल रेट को भी ध्यान में रखती है, अतः इसे संदर्भ दर भी कहा जाता है। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है। यहाँ की ब्याज दर को लेबोर कहा जाता है, LIBOR कहा जाता है। लेबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। मुंबई भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है, इसे MIBOR मेबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं। मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति RBI के द्वारा की जाती है। इसके लिए वित्तीय मध्यस्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंक, डाकघर आदि। मुद्रा आपूर्ति की गणना करने के लिए मुद्रा समुच्चयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे M1, M2, M3, M4, MO। मुद्रा आपूर्ति की गणना करने के लिए मुद्रा समुच्चयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे M1, M2, M3, M4, MO इत्यादि। मुद्रा समुच्चय M1, जनता के पास नकद प्लस बैंकों के पास जमा, मांग जमा, RBI प्लस RBI के पास अन्य जमा। M1 में जनता के पास नकद, बैंकों के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा शामिल है।
M2 में M1 प्लस डाकघर की मांग जमाएं आती हैं। M2 में M1 प्लस डाकघर की मांग जमाएं। M3 में M1 प्लस बैंकों की अवधि जमाएं। M3 में M1 बैंकों की अवधि जमाएं। M4 में M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं। M3 में डाकघर की सभी जमाएं आती हैं। M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं। M0 बराबर जनता के पास नकद प्लस आरबीआई के पास बैंकों की नकद जमाएं और आरबीआई के पास अन्य जमाएं CCR। आरबीआई के पास अन्य जमा गवर्नमेंट डिपॉजिट प्लस अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की जमाएं प्लस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF आदि की जमाएं। आरबीआई के पास अन्य जमा में गवर्नमेंट डिपॉजिट प्लस अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की जमाएं प्लस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF आदि की जमाएं। तरलता का घटता क्रम M0 से कम M1, M1 से कम M2, M2 से कम M3 और M3 से कम M4। M0 सर्वाधिक तरल होता है। इसे मौद्रिक आधार, रिजर्व मुद्रा, आरक्षित मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा भी कहा जाता है। M0 सर्वाधिक तरल होता है। इसे मौद्रिक आधार, रिजर्व मुद्रा या आरक्षित मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा भी कहा जाता है। M1 तथा M2 को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि ये ऋण निर्माण में अधिक मदद नहीं करते हैं। M1 तथा M2 को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि ये ऋण निर्माण में अधिक मदद नहीं करते हैं। M3 व M4 को वृहद मुद्रा कहते हैं क्योंकि ये ऋण निर्माण में मदद करते हैं। M3 को मुद्रा की समग्र आपूर्ति भी कहा जाता है। M3 को मुद्रा की समग्र आपूर्ति भी कहा जाता है। मुद्रा गुणक बराबर M3 अपॉन M0। मुद्रा गुणक M3 अपॉन M0। मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारक मुद्रा गुणक और CRR में नकारात्मक संबंध होता है, अतः CRR के बढ़ने से मुद्रा गुणक कम हो जाता है। मुद्रा गुणक 1/CRR। मुद्रा गुणक और CRR में नकारात्मक संबंध होता है, अतः CRR के बढ़ने से मुद्रा गुणक कम हो जाता है। मुद्रा गुणक बराबर 1/CRR। मुद्रा गुणक और वित्तीय समावेशन के बीच सकारात्मक संबंध होता है। मुद्रा गुणक और वित्तीय समावेशन के बीच सकारात्मक संबंध होता है, अतः डिजिटल भुगतान बढ़ने से मुद्रा गुणक बढ़ता है। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से मुद्रा गुणक बढ़ेगा। नए मुद्रा समुच्चय 1998 में Y.V. रेड्डी समिति की सिफारिश पर नए मुद्रा समुच्चय लागू हुए। 1998 में Y.V. रेड्डी समिति की सिफारिश पर 1998 में Y.V. रेड्डी समिति की सिफारिश पर नए मुद्रा समुच्चय NM1 जनता के पास नकद प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। NM1 जनता के पास नकद, बैंकों के पास मांग जमाएं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। NM1 बैंकों के पास निवासियों की अल्पकालिक अवधि जमाएं, बैंकों के पास निवासियों की अल्पकालिक अवधि जमाएं प्लस बैंकों के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र अल्पकालिक ऋण। NM2 बराबर NM1 प्लस बैंकों के पास निवासियों की अल्पकालिक अवधि जमाएं प्लस बैंकों के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र अल्पकालिक ऋण। NM2 प्लस बैंकों के पास निवासियों की दीर्घकालीन अवधि जमाएं प्लस बैंकों के द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण। NM3 बराबर NM2 प्लस बैंकों के पास निवासियों की दीर्घकालीन अवधि जमाएं प्लस बैंकों के द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋण। L1 बराबर NM3 प्लस डाकघर की जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। L1 बराबर NM3 प्लस डाकघर की जमाएं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। और L1 प्लस पुनर्वित्त संस्थाओं की जमाएं L2। L3 बराबर L2 प्लस NBFC की जमाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। L3 बराबर L2 प्लस NBFC की जमाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नए मुद्रा समुच्चय 1998 में अपनाए गए Y.V. रेड्डी कमेटी की समिति की सिफारिश पर। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। यदि किसी ऋण का मूलधन और ब्याज 90 दिन तक नहीं चुकाया जाता तब ऐसे ऋणों को NPA कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के लिए NPA की परिभाषा फसल चक्र पर आधारित होती है। कृषि क्षेत्र
के लिए एनपीए की परिभाषा फसल चक्र पर आधारित होती है। 90 डेज के अंदर स्टैंडर्ड एसेट्स होता है। 90 दिन के बाद 12 महीने तक घटिया परिसंपत्तियां सब स्टैंडर्ड एसेट्स, फिर 12 महीने के बाद संदेहास्पद परिसंपत्तियां डाउटफुल एसेट्स, और फिर 2 साल बाद 90 दिन के 2 साल बाद लॉस। एनपीए दो प्रकार के होते हैं, सकल एनपीए, ग्रोस एनपीए बराबर कुल एनपीए। सकल एनपीए, ग्रोस एनपीए, कुल एनपीए, नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए प्रोविजनिंग एनपीए, सकल एनपीए, नेट एनपीए। बैंक के द्वारा अपने लाभ का कुछ हिस्सा अलग से रख लिया जाता है जिससे एनपीए के कारण होने वाली संभावित हानि की भरपाई की जा सके, इसे प्रोविजनिंग कहा जाता है। बैंक के द्वारा अपने लाभ का कुछ हिस्सा अलग से रख लिया जाता है जिससे एनपीए के कारण होने वाली संभावित हानि की भरपाई की जा सके, इसे प्रोविजनिंग कहा जाता है। एनपीए की समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रयास। प्रयासों में नंबर 1 डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली अधिकरण। डीआरटी ऋण वसूली अधिकरण, इसकी स्थापना नरसिम्हन समिति 1991 की सिफारिश पर 1993 में की गई। ये विशेष न्यायालय होते हैं जो सिर्फ ऋण वसूली के मामले सुनते हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 29 थी तथा वर्तमान में 39 है। डीआरटी ऋण वसूली अधिकरण, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इनकी स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1993 में की गई। ये विशेष न्यायालय होते हैं जो सिर्फ ऋण वसूली के मामले सुनते हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 29 थी, वर्तमान में 39 है। दूसरा सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना वर्ष 2000 में एसआर अय्यर समिति की सिफारिश पर। सिविल की स्थापना वर्ष 2000 में एसआर अय्यर समिति की सिफारिश पर। इसके द्वारा एक सिविल स्कोर जारी किया जाता है जो कि व्यक्ति की वित्तीय विश्वसनीयता के बारे में बताता है। ये स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। 750 बढ़िया सिविल स्कोर होता है। सरफेसी नंबर 3 सरफेसी सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सरफेसी पारित 2002 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। इसके तहत बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वे 60 दिन का नोटिस देकर गिरवी रखी गई इस परिसंपत्ति को नीलाम कर सकते हैं। सरफेसी पारित 2002 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। इसके तहत बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वे 60 दिन का नोटिस देकर गिरवी रखी इस परिसंपत्ति को नीलाम कर सकते हैं। सरफेसी की फुल फॉर्म में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। बैंक के पास ये भी अधिकार है कि वे अपना ऋण एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भेज सकता है। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भेज सकता है। एआरसी वे कंपनियां होती हैं जो ऋण वसूली में विशेषज्ञ होते हैं। बैंक की कार्यवाही पर डीआरटी से स्टे लिया जा सकता है। बैंक की कार्यवाही पर डीआरटी से स्टे लिया जा सकता है। नंबर 4 आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता। ये कानून 2016 में पारित किया गया। यदि कोई कंपनी ऋण नहीं चुकाती है तब उसकी शिकायत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी से की जाती है। यदि कोई कंपनी ऋण नहीं चुकाती है तब उसकी शिकायत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी से की जाती है। लॉ ट्रिब्यूनल। समाधान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन कर दिया जाता है,
नंबर बी, किसी अन्य कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, परिसंपत्तियों की नीलामी कर दी जाती है। नंबर सी, परिसंपत्तियों की नीलामी। 3 तरह से समाधान निकाला जाता है। नंबर ए, कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन। नंबर बी, किसी अन्य कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, परिसंपत्तियों को नीलामी कर दी जाती है। आईबीसी द्वारा यह प्रक्रिया 180 दिन में पूरी की जानी चाहिए। ये प्रक्रिया 180 दिन में पूरी की जानी चाहिए। कुछ विशिष्ट मामलों में समय सीमा को बढ़ाकर 270 दिन भी किया जाता है। बेड बैंक। नंबर 5, बेड बैंक, BAD बैंक। नरसिंहन समिति सेकंड ने बेड लोन को NPA नाम दिया। बेड लोन को NPA नाम दिया नरसिंहन समिति ने। NPA की वसूली के लिए वर्ष 2021 में बेड बैंक की स्थापना की गई। ये एक विशिष्ट प्रकार का बैंक होता है जो अन्य बैंकों से NPA की खरीद करता है तथा अपने स्तर पर वसूली के प्रयास करता है। भारत का पहला बेड बैंक राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड NARCL है। ये रुपए 2 लाख करोड़ के NPA की खरीद करेगा। ये रुपए 2 लाख करोड़ के NPA की खरीद करेगा। NARCL की फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। SMA फ्रेमवर्क। SMA फ्रेमवर्क। नंबर 6, SMA फ्रेमवर्क, स्पेशल मेंशन अकाउंट फ्रेमवर्क। स्पेशल मेंशन अकाउंट फ्रेमवर्क SMA NPA की जल्दी पहचान करने के लिए इसका प्रयोग कर लिया गया। NPA की जल्दी पहचान करने के लिए इसका प्रयोग कर लिया गया। ऋणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। SMO 0, ऐसे ऋण जो 1 से 30 दिन तक बकाया है। SMA 0, ऐसे ऋण जो 1 से 30 दिन तक बकाया है। SMA 1, ऐसे ऋण जो 31 से 60 दिन तक बकाया है। SMA 1, ऐसे ऋण जो 31 से 60 दिन तक बकाया है। SMA 2, ऐसे ऋण जो 61 से 90 दिन तक बकाया है। SMA 2, ऐसे ऋण जो 61 से 90 दिन तक बकाया है। नंबर 7, ऋण का पुनर्गठन। नंबर 7 है ऋण का पुनर्गठन। इसके तहत बैंक के द्वारा ऋण की शर्तों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे ऋण की अवधि को बढ़ाना, ब्याज दरों में कमी करना, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित करना। इसके तहत बैंक के द्वारा ऋण की शर्तों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे ऋण की अवधि को बढ़ाना, ब्याज दरों में कमी करना, ऋण को हिस्सेदारी में परिवर्तित करना। DD डिमांड ड्राफ्ट। DD डिमांड ड्राफ्ट। डिजिटल भुगतान। जब भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है तब इसे डिजिटल भुगतान कहा जाता है। जब भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है तब इसे डिजिटल भुगतान कहा जाता है। डिजिटल भुगतान के लिए RBI की सेवाएं। डिजिटल भुगतान के लिए RBI की निम्न सेवाएं जैसे RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS नंबर 1। इसकी शुरुआत 2004 में की गई। इसका प्रयोग बड़े भुगतानों के लिए किया जाता है। न्यूनतम भुगतान 2 लाख रुपए। 2004 में शुरुआत RTGS की। नंबर 2, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। इसके माध्यम से 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। न्यूनतम भुगतान 1 रुपया। हर आधे घंटे में भुगतानों को पूरा किया जाता है। इसमें NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्था हैं। NPCI। इसकी स्थापना 2008 में। स्वामित्व RBI व भारतीय बैंक संघ।
एनपीसीआई की मुख्य सेवाएं। नंबर 1 IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यह सेवा 2010 में शुरू की गई। इसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का भुगतान तत्काल किया जा सकता है। IMPS ये सेवा 2010 में शुरू की गई। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का भुगतान तत्काल किया जा सकता है। न्यूनतम भुगतान 1 रुपया। फिर यूपीआई नंबर 2 पर यूपीआई एनपीसीआई की सेवाएं। नंबर 2 पर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ शुरुआत 2016 में। इसमें बैंक की सूचनाओं को किसी वर्चुअल एड्रेस से जोड़ दिया जाता है। इसमें बैंक की सूचनाओं को किसी वर्चुअल एड्रेस से जोड़ दिया जाता है जिसकी शुरुआत 2016 में, जैसे मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड। मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड। भुगतान के लिए इस वर्चुअल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। यूपीआई के कारण किसी वॉलेट में धन जमा कराने की जरूरत नहीं है। यूपीआई 123 पे इसे 2022 में शुरू किया गया। यूपीआई 123 पे इसे 2022 में शुरू किया गया। इसका प्रयोग कीपैड नॉन स्मार्टफोन के माध्यम से यूपीआई भुगतान के लिए किया जाता है। यूपीआई 123 पे यूपीआई लाइट शुरुआत 2022 में। यूपीआई लाइट की शुरुआत 2022 में। इसमें 1000 रुपये तक भुगतान के लिए पिन आवश्यक नहीं होता है। इसमें 1000 रुपये तक के भुगतान के लिए पिन आवश्यक नहीं होती। नंबर 3 भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप शुरुआत 2016 में। ये एनपीसीआई की यूपीआई भुगतान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। एनपीसीआई की यूपीआई भुगतान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है। रुपे कार्ड 2012 में शुरू किया गया। ये भारत का स्वदेशी कार्ड है। रुपे कार्ड 2012 में शुरू किया गया। ये भारत का स्वदेशी कार्ड है। एनएफएस नेशनल फाइनेंस स्विच। नेशनल फाइनेंस स्विच ये एटीएम का साझा नेटवर्क है। ये एटीएम का साझा नेटवर्क है। नाच NACH नाच नेशनल ऑटोमेटिकल क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटिकल क्लियरिंग हाउस जब एक साथ बहुत से लोगों को बार बार भुगतान किया जाता है, जैसे वेतन, सब्सिडी आदि, तब नाच का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इसका प्रयोग फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान के लिए किया जाता है। नंबर 8 पर है एप्स आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। एप्स आधार इनेबल पेमेंट सर्विस इसका प्रयोग भुगतान के लिए आधार कार्ड की सूचनाओं हेतु किया जाता है। नंबर 9 नेशनल बिल पे इसका प्रयोग बिजली व पानी के लिए बिल भुगतान के लिए किया जाता है। एनपीसीआई इंटेंसियल लिमिटेड ये एनपीसीआई की सहायक कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य यूपीआई तथा रुपे कार्ड जैसी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करना है। एनपीसीआई इंटेंसियल लिमिटेड ये एनपीसीआई की सहायक कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य यूपीआई तथा रुपे कार्ड जैसी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करना है। डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विकास वित्त संस्था। विकास वित्त संस्था यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण की गारंटी देना, प्रबंधन और तकनीक संबंधी सलाह देना। नंबर 1 वित्तीय सहायता प्रदान करना। नंबर 2 ऋण की गारंटी देना। नंबर 3 प्रबंधन और तकनीक संबंधी सलाह देना। भारत की प्रमुख विकास वित्त संस्थाएं। भारत की प्रमुख विकास वित्त संस्थाएं डीएफआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1949 में हुई। भारत का पहला DFI है। DFI भारत का पहला। भारत सरकार का उपक्रम है IFCI। नंबर 2, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI। स्थापना 1955 में। भारत का दूसरा DFI। 2002 में ICICI को पूर्ण रूप से बैंक में परिवर्तित कर दिया गया, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। स्थापना 1955, भारत का दूसरा DFI। 2002 में ICICI को पूर्ण रूप से बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। नंबर 3, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। स्थापना 1964 में। प्रारंभ में इसका स्वामित्व RBI के अधीन था। 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को स्थानांतरित किया गया। 2004 में इसे बैंक बना दिया गया। 2018 में भारत सरकार ने अपनी कुछ हिस्सेदारी LIC को बेच दी गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। स्थापना 1964। प्रारंभ में इसका स्वामित्व RBI के अधीन था। 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को स्थानांतरित किया गया। 2004 में इसे बैंक बना दिया गया। 2018 में भारत सरकार ने अपनी कुछ हिस्सेदारी LIC को बेच दी गई। पुनर्वित्त संस्थाएं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं प्री फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। भारत में 5 संस्थाओं को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का दर्जा दिया गया है। इनमें एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। स्थापना 1982 में। मुख्यालय मुंबई। स्वामित्व भारत सरकार का 100% भारत सरकार का स्वामित्व। मुख्यालय मुंबई। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना। कार्य आयातकों व निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना 1982 में। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना में। मुख्यालय मुंबई में। कार्य सहकारी बैंक और RB को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाता है और निरीक्षण करता है। कार्य सहकारी बैंक और RRB को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाता है और निरीक्षण करता है। प्रारंभ में इसका स्वामित्व भारत सरकार को RBI के पास था। 2018 में स्वामित्व पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन आ गया। 1995 में इसके अधीन RIDF की स्थापना की गई। यदि कोई बैंक PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तब शेष राशि RIDF में जमा करवाई जा सकती है। 1995 में इसके अधीन RIDF की स्थापना की गई। यदि कोई बैंक PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तब शेष राशि RIDF में जमा करवाई जा सकती है। नंबर 3, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक। स्थापना 1988 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रारंभ में 100% RBI के स्वामित्व में था, लेकिन भारत सरकार ने इसे 2019 में खरीदा था। आवासीय क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है।
सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये रेजिडेक्स इंडेक्स जारी करता है जो अलग अलग शहरों में घरों की कीमत के बारे में बताता है। ये रेजिडेक्स इंडेक्स जारी करता है जो अलग अलग शहरों में घरों की कीमत के बारे में बताता है। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF, शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF राष्ट्रीय आवास द्वारा संचालित की जाती है। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संचालित की जाती है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी स्थापना 1990 में, जिसका मुख्यालय लखनऊ। प्रारंभ में IDBI के अधीन था। प्रारंभ में सिडबी। वर्तमान में भारत सरकार, SBI, LIC, IDBI इत्यादि इसके शेयरधारक हैं। वर्तमान में भारत सरकार, SBI, LIC, IDBI इत्यादि सिडबी के शेयरधारक हैं। लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। यह स्मॉल एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड का प्रबंधन करता है। रेजिडेक्स CRISIL प्लस सिडबी द्वारा विकसित यह सूचकांक लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। रेजिडेक्स CRISIL सिडबी द्वारा विकसित यह सूचकांक लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्थापित की गई। स्थापना 2015 में मुद्रा की। ये एक पुनर्वित्त संस्था है। मुद्रा बैंक सिडबी के अधीन कार्य करता है। सिडबी का अर्थ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये सूक्ष्म इकाइयों को ऋण उपलब्ध करवाता है, जैसे सड़क विक्रेता, ठेले वाले आदि। ये कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है। 4 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। शिशु 50,000 तक के ऋण को शिशु कहते हैं। 50,000 से 5 लाख तक के ऋण को किशोर और 5 लाख से 10 लाख तक के तरुण और तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख जिन्होंने तरुण ऋणों को सफलतापूर्व पुनर्भुगतान किया हो। तरुण प्लस उसे मिलता है जिन्होंने तरुण ऋणों को सफलतापूर्ण पुनर्भुगतान किया हो, उन्हें तरुण प्लस ऋण मिलता है। तो मुद्रा द्वारा दिए जाते हैं 4 प्रकार के ऋण। NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त एवं वित्त पोषण विकास बैंक। NABFID स्थापना 2021 में, मुख्यालय मुंबई। ये आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाता है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ऐसी कंपनी जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है परंतु ये वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती हैं। NBFC ऐसी कंपनियां जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है परंतु ये वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती है, NBFC कहलाती है। इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है। भारत में 10,000 से अधिक NBFC हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। 10,000 से अधिक NBFC जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। एग्जाम्पल आवास क्षेत्र ऋण देना, जमाई स्वीकार करना आदि। आवास क्षेत्र ऋण देना,
जमाएं स्वीकार करना आदि। इनका नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो एनबीएफसी जमाएं स्वीकार करती हैं और ऋण देती हैं, उनके लिए आरबीआई नियम बनाए गए हैं। जो एनबीएफसी जमाएं स्वीकार करती हैं और ऋण देती हैं, उनके लिए आरबीआई नियम बनाए गए हैं। ये सिर्फ अवधि जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते। एनबीएफसी अवधि जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते। ये चेकबुक और डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। चेकबुक और डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। सीआरआर का पालन नहीं करना होता, परंतु एसएलआर का पालन करना होता है। इन्हें सीआरआर का पालन नहीं करना होता, परंतु एसएलआर करना होता है। बेसल मानकों की पालना करनी होती है। बेसल मानकों की पालना करनी होती है। इन जमाओं को डीआईसीजीसी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इन जमाओं को डीआईसीजीसी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। स्थापना 1978 में हुई। डीआईसीजीसी की स्थापना 1978। इसका पूर्व स्वामित्व आरबीआई के पास है। बैंक की जमाओं पर बीमा उपलब्ध करवाता है। डीआईसीजीसी बैंक की जमाओं पर बीमा उपलब्ध करवाता है। ये 5 लाख तक बीमा उपलब्ध करवाता है। बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंक को संबंधित शिकायतें बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती हैं। 1995 में 15 बैंकिंग लोकपाल स्थापित किए गए। 1995 में 15 बैंकिंग लोकपाल स्थापित किए गए। बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से की जाती है। बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से की जाती है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से शुरू। एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से शुरू। इसके तहत आरबीआई के द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं जैसे बैंक, जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी इत्यादि से संबंधित शिकायत एकीकृत लोकपाल से की जा सकती है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से शुरू। इसके तहत आरबीआई के द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं जैसे बैंक, जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी इत्यादि से संबंधित शिकायत एकीकृत लोकपाल से की जा सकती है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन ये एक प्रक्रिया है जिसमें गुणवत्तापूर्ण वित्तीय उत्पाद सभी लोगों को वहनीय दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। वित्तीय उत्पाद सभी लोगों को वहनीय दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। वित्तीय उत्पाद जैसे बैंक खाता खोलना, बैंक से ऋण लेना, बैंक बीमा, पेंशन, निवेश के अवसर, वित्तीय साक्षरता। उत्पाद जैसे बैंक खाता खोलना, बैंक से ऋण लेना, बैंक बीमा, पेंशन, निवेश के अवसर, वित्तीय साक्षरता। किसी भी देश के विकास के लिए वित्तीय समावेशन अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, जैसे नंबर 1 बैंक राष्ट्रीयकरण, लीड बैंक योजना, आरआरबी भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक स्थापना। नंबर 2 आरआरबी भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक स्थापना। नंबर 3 प्रधानमंत्री जनधन योजना। नंबर 4 अटल पेंशन योजना। नंबर 5 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। वित्तीय समावेशन की चुनौतियां। वित्तीय साक्षरता का अभाव, वित्तीय अवसंरचना का अभाव। वित्तीय साक्षरता का अभाव, वित्तीय अवसंरचना का अभाव। बैंक शाखाएं सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। वित्तीय उत्पाद महंगे हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। बैंकों से ऋण आदि की प्रक्रिया जटिल है। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा अनुपस्थित है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, वित्तीय समावेशन सूचकांक, एफआई इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इसे आरबीआई के द्वारा 2021 में शुरू किया गया। वित्तीय समावेशन सूचकांक को आरबीआई के द्वारा 2021 में शुरू किया गया। यह सूचकांक हर साल जुलाई में जारी किया जाता है। इस सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं है। इसका मान 0 से 100 के बीच होता है, जहां 0 का अर्थ है कोई वित्तीय समावेशन नहीं हुआ और 100 का अर्थ है पूर्ण वित्तीय समावेशन होना।
इसकी गणना के लिए 3 वृहत मापदंड तथा 97 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसकी गणना के लिए 3 वृहत मापदंड तथा 97 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। वृहत मापदंड भारांश। वृहत मापदंड में पहुंच, उपयोगिता, गुणवत्ता। पहुंच 35%, उपयोगिता 45%, गुणवत्ता 20%। इसकी गणना के लिए 3 वृहत मापदंड तथा 97 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। वृहत मापदंड में भारांश। पहुंच 35%, उपयोगिता 45%, गुणवत्ता 20%। सेबी शेयर मार्केट, IRDAI बीमा, PFRDA पेंशन और RBI गवर्नर। FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। स्थापना 2010 में। अध्यक्ष वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। FSDC का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। स्थापना हुई इसकी 2010। सदस्य RBI गवर्नर। सेबी का अध्यक्ष IRDAI का अध्यक्ष, PFRDA का अध्यक्ष। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। वित्त सचिव, कॉर्पोरेट मंत्रालय का सचिव। मुख्य आर्थिक सलाहकार, कॉर्पोरेट मंत्रालय का सचिव। FSDC के कार्य। वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र की निगरानी करना। FSDC के कार्य। वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र की निगरानी करना। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। PFRDA